हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। मतलब सीधा बोला जाए तो हमारे संविधान में जो है 22 चैप्टर हैं और जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरी तरह भाग 1, संविधान के भाग 1 पर होगा और इस पर हम जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो शब्दों पर अपनी समझ जो है डेवलप करेंगे। पहला है फेडरल सिस्टम और दूसरा है यूनिटरी सिस्टम। इसको हम यूनियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और देखो, फेडरल और यूनियन को हिंदी में संघ ही कहा जाता है, लेकिन हम अब अध्ययन की दृष्टि से जो है या अध्ययन के लिए जो है इसे संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में जो है डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 6 लोग हो, ठीक है। अपने एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप 6 लोग हो और आप कहते हो कि यार अगर हम एक साथ इकट्ठा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाएंगे तो हम पर जो है कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। और हम जो है एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें एक केंद्र होगा, मतलब एक मुखिया होगा, ठीक है। मान लीजिए आप 6 हैं, उसमें एक आपको इसको मुखिया बना मान लेते हैं या बना लेते हैं और उसको सभी जो है 6 के 6 सदस्य जो है थोड़ी थोड़ी पावर सौंप देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक ग्रुप मजबूत भी बनेगा और उस पर जो कोई अधिकार भी नहीं कर पाएगा। और इसमें ऐसा आ जाता है कि अगर इस ग्रुप में अगर कोई एक बार शामिल हो गया है ना, तो वो इससे बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जिस तरह भैया मान लीजिए आप इस ग्रुप के सदस्य हैं तो आप इस ग्रुप से बाहर भी निकल सकते हो। और इस ग्रुप में सबसे पहले आपकी अपनी पहचान होगी, उसके बाद आपको जो है ग्रुप की पहचान दी जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह का जो है हमारा फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम क्या था कि जब यूएसए से जो है अमेरिका से, सॉरी, अंग्रेज़ों से जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो स्टार्टिंग में 13 राज्यों ने जो है मिलकर इस ग्रुप का निर्माण किया जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। और ये जो है पूरा फेडरल सिस्टम पर वर्क करता है। मतलब ये जो राज्यों का समूह है और इसमें जो है कोई भी राज्य इसमें शामिल है तो वो इस राज्य जो राज्य है ना वो इससे अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक राज्य का अपना फ्लैग होगा और प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है और प्रत्येक राज्य के नागरिकों को पहले अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त होगी। मान लीजिए आप टेक्सास के रहने वाले हैं तो आपको सबसे पहले टेक्सास की नागरिकता मिलेगी, उसके बाद जो है आप यूएसए की नागरिकता प्राप्त करोगे, ठीक है। तो इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। और सभी राज्य ना थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो अपने केंद्र को देते हैं। जिस तरह आपको पता है कि यूएसए का राष्ट्रपति होता है, यूएसए की संसद भी है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो जो कांग्रेस है ना उसको सभी राज्यों ने थोड़ी थोड़ी अपनी पावर सौंप दी है। तो इसी को जो फेडरल सिस्टम कहते हैं। शक्तियों का विभाजन फेडरल में होता है और प्रत्येक राज्य की जो है अपने फ्लैग होगा, अपना संविधान होगा, ठीक है। इसे जो हम फेडरल सिस्टम कहेंगे और इससे कोई भी राज्य जो है कभी भी अलग हो सकता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि फेडरल सिस्टम क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिटरी सिस्टम या यूनियन। यूनियन जो यूनियन सिस्टम है हमारा ना, उसमें क्या होता है, ये होता भी राज्यों का ही ग्रुप होता है। मतलब जो राज्य है ना वो आपस में मिलकर जो है एक ग्रुप बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो यूनियन सिस्टम होता है ना वो भी राज्यों का ही ग्रुप होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। जिस तरह फेडरल सिस्टम में ना, फेडरल सिस्टम में प्रत्येक राज्य जो है अपनी इच्छा से जो है उस समूह से अलग हो सकता था। लेकिन यूनियन जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक बार अगर कोई राज्य जो है संघ में शामिल हो गया तो वो उस संघ से जो अलग नहीं हो सकता। आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप वही 6 लोग हो, आप 6 लोगों ने जो है एक यूनियन ग्रुप बनाया, ठीक है। तो यूनियन ग्रुप में क्या हुआ कि कोई भी जो है इस ग्रुप का सदस्य तो बन सकता था, लेकिन इस ग्रुप से अलग वो नहीं हो सकता था। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तुम आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन अपनी मर्जी से जाओगे नहीं। सेम यही सिस्टम जो है यूनियन सिस्टम में अपनाया जाता है कि मतलब कोई भी सदस्य जो है संघ या यूनियन का सदस्य तो बन सकता है लेकिन उस यूनियन से बाहर जो है अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। और यही मान लीजिए ये 6 सदस्य क्या करते हैं, एक प्रमुख बनाते हैं, एक मुखिया बनाते हैं और उसको जो है ज़्यादा पावर दे देते हैं। मतलब इसमें केंद्र जो होता है ना वो पावरफुल होता है। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो वो केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास कम शक्तियाँ होती हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि केंद्र के दिशा निर्देश पर ही जो है वो
ग्रुप जो है या पूरे राज्य जो है काम करते हैं। और जो यूनियन सिस्टम का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँ, वैसे तो कनाडा भी है, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में ही बात करेंगे। तो इंडिया जो है यूनियन सिस्टम का या एकात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जितने भी भारत के राज्य हैं ना, उनको वो एक भारत में तो शामिल हैं, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो सकते, वो किसी भी हाल में भारत से अलग नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर कोई भी कल को कोई भी देश जो है भारत में शामिल होना चाहता है, ठीक है, तो भारत कहेगा कि भाई साहब देखिए, आप जो है अपनी इच्छा से भारत में तो शामिल हो जाओगे, लेकिन फिर आपकी इच्छा नहीं चलेगी। आप अगर भारत से अलग होना चाहोगे तो आपकी इच्छा नहीं चलेगी, फिर आपको जो है हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके। और इसमें क्या होता है कि ना किसी राज्य का कोई संविधान होता है, मतलब आपको सीधे देश की नागरिकता मिलती है, किसी स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पहले आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है, उसके बाद आप देश की नागरिकता आपको मिलती है। लेकिन यूनियन सिस्टम में क्या है कि आपको भारत की, मतलब देश की, डायरेक्ट देश की नागरिकता मिलती है। जैसे कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको पता है हमें क्या कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है, ठीक है। आप अगर उत्तर प्रदेश के तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता तो नहीं मिलती ना, मतलब आपको सीधे भारत की नागरिकता मिलती है। ओके। तो ये था यूनियन एंड फेडरल सिस्टम। आई होप आप समझ गए होंगे कि फेडरल क्या होता है और यूनियन क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जो है वो कौन सा सिस्टम जो फॉलो करता है, यूनियन या फेडरल, तो आप क्या कहोगे, यूनियन कहोगे। हाँ, लेकिन अब जब आप हमारा संविधान पढ़ोगे ना, तब आपको, जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार भारत ना कहीं जो है फेडरल सिस्टम को जो है फॉलो करता है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि भारत जो है जो फेडरल सिस्टमों को भी फॉलो करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है किस सिस्टम पर वर्क करता है, तो वो यूनियन सिस्टम पर वर्क करता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ओके, मतलब भारत राज्यों का यूनियन है, नॉट फेडरल। ओके, चलिए अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद एक में जो है हम तीन चीज़ें शामिल करते हैं। पहला, अनुच्छेद एक में जो पहला है, इसमें कहा गया है कि भारत जो राज्यों का संघ है, मतलब जो मैंने पीछे आपको बताया कि भारत जो है वो यूनियन है, नॉट फेडरल। ओके, तो आपसे क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाएगा कि भारत जो है राज्यों का क्या है, मतलब यूनियन है या फेडरल है या सेमी फेडरल है। तो आपको क्या कहना है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन जो सिस्टम को फॉलो करता है। ओके। और जो सेकंड है, इसमें क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद एक कहता है कि अगर आपको भारत के राज्यों के उनके क्षेत्र के बारे में जानना है तो आप जो है अनुसूची एक में जाइए। मतलब अनुच्छेद एक जो है पढ़ने वाले को, जो संविधान का पढ़ता है ना, उसको डायरेक्शन दे देता है कि अगर आपको भारत के राज्यों के बारे में जानना है, भारत के क्षेत्र के बारे में जानना है, भारत के संघ शासित प्रदेशों के बारे में जानना है, तो आप अनुसूची एक में चले जाइए। ओके। और तीसरा, जो भारत के क्षेत्र है ना, जो भारत का जो क्षेत्र है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। पहला है राज्य, मतलब भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, आपको अनुसूची एक में मिल जाएंगे, भारत के 28 राज्य हैं। और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। और अधिग्रहित क्षेत्र पता क्या है कि भारत जो ना जब भी चाहे किसी बाहरी क्षेत्र को जो है अपने भारत में या यूनियन में जो है मिला सकता है। ये जो हमारे संविधान में जो प्रोविज़न दिया गया है कि भारत किसी भी क्षेत्र को जो है एडॉप्ट कर सकता है या अपने यूनियन में जो है मिला सकता है। ओके। अगर इस टाइम हम बात करें तो भारत में जो है कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 ना संसद को पावर देता है, संसद को शक्ति देता है कि संसद किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है, उसको भारत का राज्य बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कल को श्रीलंका जो है भारत से कहता है, आपको पता है श्रीलंका जो है चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है, तो श्रीलंका क्या कहता है कि भारत से कहता है कि भारत सरकार से कहता है कि जनाब हमको जो है भारत में जो है मिला लीजिए, ठीक है, हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसमें क्या कहेगी, जो संसद है ना, वो संसद राष्ट्रपति को सूचना देगी, मतलब राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगी। देखिए ये जो अनुमति है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो संसद उस श्रीलंका को नहीं मिलाएगी, ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए है, ठीक है। तो संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति को कहेगी कि जनाब श्रीलंका जो है भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहा है और हम जो है श्रीलंका को भारत में मिलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति का कोई प्रोविज़न नहीं था, स्टार्टिंग में ऐसी कोई अनुमति लेने की का प्रोविज़न नहीं था। फिर क्या होता है कि पाँचवां संवैधानिक संशोधन होता है
55 को 1955 में 5वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति को जो है इसमें ऐड किया गया है कि संसद को अगर कोई भी क्षेत्र जो है भारत में मिलाने जा रही है, भारत में शामिल करने जा रही है, तो उसको पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, और एक कंपलसरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसमें मना भी कर देगा तो संसद उसको नहीं मिलाएगी। ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब भारत जो है किसी भी क्षेत्र को जो है अपने क्षेत्र में मिला सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद भारत की किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा में जो है परिवर्तन कर सकती है। देखो बिल्कुल साफ साफ कहा है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मतलब अनुच्छेद जो है संसद को पावर देता है कि संसद भारत के किसी भी राज्य की का नाम बदल सकता है। जैसे कि पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था, अब उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, पहले कलकत्ता कहा जाता था, कोलकाता कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र, मतलब किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जैसा कि आप अगर हमारे इतिहास में जाओगे तो बहुत सारे राज्य बने हैं, जैसे कि 26वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2000 में, जिसमें 26वां बोल रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश था ना, मध्य प्रदेश से हमारा ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होता है 2000 में, और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। उसके बाद उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड को अलग किया जाता है, और इससे उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बनता है, और बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है 2000 में, और झारखंड जो भारत का 28वां राज्य बनता है। तो ये जितने भी जो परिवर्तन किए गए हैं, मतलब जो नए राज्य बने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को पहले उत्तरी प्रांत कहा जाता था, उसको अब उत्तर प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत कहा जाता था, वो इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो आर्टिकल या अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि क्या संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। या किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को यह अधिकार देता था? अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह अधिकार देता है। और अगर बिल्कुल एक लाइन में बात करें तो अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो है संसद की शक्ति है, या हम सीधा बोले तो संसद को जो है राज्य पुनर्गठन की शक्ति जो है अनुच्छेद 3 प्रदान करता है। ओके, मुझे लगता है आर्टिकल 3 से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, मतलब आपको पता है कि आर्टिकल 2 क्या करता है कि संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 क्या करता है कि राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्य बना सकता है। तो अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि अनुच्छेद 368 में क्या है, तो आर्टिकल 368 को संशोधन का अनुच्छेद कहा जाता है। मतलब अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में वर्णन करता है। मतलब अनुच्छेद 368 जो है कि संविधान में किस तरह संशोधन किया जाए इसके बारे में कहता है, और संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में जो अनुच्छेद 368 बात करता है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं, मतलब जो भी चेंजेस जो किए गए हैं उनको जो है आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, और जितने भी जो आर्टिकल 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन किए गए हैं वे सभी सामान्य बहुमत से जो है किए जाएंगे। मतलब संसद जो है उन सभी बिल को जो है सामान्य बहुमत से पारित करके जो है परिवर्तन कर सकती है। ओके, तो गाइस ये था हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र, संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4। और संविधान भाग 1 जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका सेकंड जो पार्ट है वो है कि जो आज हमारे भारत के जो राज्य हैं वो किस तरह अपने प्रेजेंट रूप में आए, कौन कौन से संशोधन किए गए, जो हमारे जो राज्य बने जैसे कि गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, वो किस किस संविधान के तहत जो है कब कब किस किस साल बने, इन सब के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।